पहला प्रश्न है आपके सामने, रीनल स्टोन या कैलकली या नेफ्रोलिथियासिस कहिए। ठीक है, कोई भी कहिए, तीनों नाम एक ही है, चाहे आप रीनल स्टोन कहे, चाहे कैलकली कहे, या फिर आप नेफ्रोलिथियासिस कहे। ओके, रीनल स्टोन, कैलकली या फिर नेफ्रोलिथियासिस, तीनों में से जो भी नाम आपके सामने आ जाए समझ जाइएगा कि यह जो है इसी प्रश्न का बात कर रहा है। ओके, चलिए इसका टोटल कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये रीनल स्टोन या कैलकली या नेफ्रोलिथियासिस होता क्या है। तो गुर्दे में यानी किडनी में पत्थरी बनना रीनल स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। सीधी सी बात है, रीनल स्टोन है तो मतलब कहीं ना कहीं रीनल मतलब गुर्दा, किडनी में ही स्टोन होगा। कैलकली है मतलब वही चीज़ है किडनी में। नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी में पत्थरी बनना ही रीनल स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। ओके, चलिए अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो माय डियर, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किडनी में किसी को देखते होइएगा स्टोन हो जाता है, उसको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कुछ कंडीशन में वंशागत हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, जिसके कारण जो है किसी में होगा। ठीक है, लंबे समय तक निर्जलीकरण, अगर लंबे समय तक बिना पानी के रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे किडनी को पानी चाहिए, समझ गए। तो लंबे समय तक निर्जलीकरण रहना भी, प्यासा रहना भी प्रॉब्लम की बातें करेगा स्टोन बनाने का। गुर्दे में संक्रमण, कोई किडनी में इन्फेक्शन भी इसका कारण बन सकता है। भोजन में लवणों की अधिक उपयोग, मतलब भोजन में जो लवण होता है उसका अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी कारण बनेगा। विटामिन डी का अधिक सेवन, अगर बहुत ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिससे दूध से बना हुआ सामान का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिससे विटामिन डी अधिक बॉडी में होगा तो ये बनेगा। ठीक है, पथरीले इलाके में रहना, अब ये भी बातें होता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। पथरीले इलाके में रहेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। स्पाइनल में, मेरुदंड में चोट लगना, स्पाइनल में चोट लगने से भी ये चीज़ें हो सकता है। लंबे स्थिति में एक ही स्थिति में खड़े रहना, इमोबिलाइजेशन, मतलब अपने जगह से हिलना डुलना नहीं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं एक ही जगह पे। मूत्र नालिका का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई मूत्र नली का संक्रमण। मूत्र मार्ग में रुकावट जैसे बीपीएच, पेल्विक ट्यूमर, तो इन सभी कारणों से आपके किडनी में जो है स्टोन बन सकते हैं। तो ये सभी के सभी कारण आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। बस आपको इसको जो है अच्छे से याद करना है कि मूत्र मार्ग में रुकावट, मूत्र नली का संक्रमण, लंबे समय तक खड़ा होना, स्पाइनल में चोट लगना, पथरीले इलाके में रहना, विटामिन डी का अधिक सेवन करना, लवण का अधिक उपयोग करना, गुर्दे में संक्रमण होना, लंबे समय तक डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होना और वंशागत भी, ये सारे कारण हो सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कारण। अब देखिए नेफ्रोलिथियासिस मीन्स रीनल स्टोन का क्या लक्षण होता है। कारण तो जान गए कि इन कारण से हो सकता है, बाकी लक्षण क्या होता है तो लक्षण में देख लीजिए। अगर किसी को इस प्रकार से किडनी में स्टोन है तो उसको तेज दर्द होगा, पेट में दोनों साइड, दहिना में जिस भी साइड में हो उस साइड में काफ़ी गंभीर दर्द होता है। पेट आपका फूला फूला सा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, समझ गए, पेट फूला फूला लगेगा। मूत्र में रक्त आ सकता है, हेमेचुरिया। ओके, मूत्र का आना बंद हो सकता है, एनुरिया। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी इससे आपका जो है प्रॉब्लम करने लगेगा, यूरिन नहीं पास करेगा। मूत्र में पथरी के टुकड़े निकलना, ठीक है ना। लक्षण ये भी देखे जा सकते हैं कि आपके मूत्र के रास्ते से जो है पथरी के हल्का हल्का छोटा छोटा जो है टुकड़ा निकल सकता है। ठीक है ना, जी घबराना, उल्टी होना, तो ये सब जो है आपके लक्षण है किसका, किडनी स्टोन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए इसका निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या होता है माय डियर। तो डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री लिया जाता है पेशेंट का, इतिहास लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, शारीरिक परीक्षण जिसे कहते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है ना, एमआरआई भी करवाया जा सकता है, स्टोन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन टेस्ट जिसको बोलते हैं, KUB किडनी यूरेटर ब्लेडर का एक्सरे करवाया जाता है, IPV इंट्रावेनस पाइलोग्राफी हो सकता है। तो ये सब डायग्नोसिस का एक हिस्सा है, जो भी डॉक्टर को लगता है उसका जो है उपयोग करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, चाहे CT स्कैन, एक्सरे, यूरिन, USG भी होता है, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब मान गए किसी को स्टोन है किडनी में और वह अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो उससे जटिलता होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा और प्रॉब्लम होगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और हो सकता है जिसको चलिए हम लोग बताते हैं। पहला होगा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, गंभीर रुकावट। पहला जटिलता यही होगा कि इससे गंभीर रुकावट आ सकता है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है यूरिन में। ठीक है,
रीनल फेलुअर, गुर्दा फेल हो सकता है किडनी में स्टोन की वजह से। यूरेटर या रीनल पेल्विस पर दबाव से नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब यूरेटर और रीनल पेल्विस का जो ऊतक है क्षतिग्रस्त हो सकता है। गुर्दे में पानी का या मूत्र भर जाना और आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स आपके किडनी में ही जो है पानी भर जाएगा या मूत्र भर जाएगा, समझ गए। तो यही जो है आपके जटिलता होता है, जटिलता याद रखिएगा, समझ गए। क्योंकि 4-5 बीमारी दे देगा, कहेगा 2-2 3-3 जटिलता बताइए, तो आपको जटिलता बताना होगा कि गंभीर मूत्र में गंभीर रुकावट, रीनल फेलुअर होना, ठीक है, यूरेटर या रीनल पेल्विस पर दबाव पड़ना, गुर्दे में पानी या मूत्र का भरना, ठीक है, ये जटिलता है। अब आगे आता है ट्रीटमेंट की बात है। तो ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि स्टोन वाले पेशेंट का सर्जरी भी हो सकता है, और दवाइयाँ से अगर नहीं गलता है तो सर्जरी ही होता है। तो चलिए पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, चिकित्सा प्रबंध देखेंगे। ओके, चिकित्सा प्रबंध में पहला पॉइंट है रोगी के स्टोन फॉर्मेशन को रोकने अथवा तोड़ने वाली दवाइयाँ दी जाती है। पहला पॉइंट मेडिकल मैनेजमेंट में यही होगा कि स्टोन बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको रोकने के लिए और उस स्टोन जो बन चुका है उसे तोड़ने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। जैसे यूरेट कैलकली के लिए, समझ गए ना, यूरेट अगर कैलकली हो तो उसके लिए एलोप्यूरिनोल, ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक्स, अन्य स्टोन के लिए सोडा बाइकार्ब या सोडियम जो है आपके सिट्रेट जो है दिए जाते हैं। तो आपके सामने में है, देख लीजिए। ट्रीटमेंट प्रबंध में अगर पेशेंट में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा हो तो यूरेट कैलकली के लिए एलोप्यूरिनोल देंगे, ठीक है, ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, अन्य स्टोन के लिए सोडा बाइकार्ब या सोडियम साइट्रेट देते हैं, ठीक है। ये सब दवाइयाँ में मौजूद होता है और ये सब कंपोजिशन के नाम है, ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा है डायूरेटिक थेरेपी देते हैं, जिससे अनियंत्रित जो फ्लूइड है भरा हुआ तरल उसको निकालता है, फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिंटोल। ओके, संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देते हैं जैसे सेफेटोजाइम, जेंटामाइसिन। ओके, दर्द को कम करने हेतु एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाइयाँ ट्रामाडोल, मेप्राडीन, ठीक है, याद रखिएगा। उल्टी के उपचार हेतु एंटी इमेटिक्स देते हैं जैसे ओडेनएस्टेरोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड याद रखिएगा। आवश्यकता होने पर यह विधि भी उपयोग में लाई जाती है। कौन सी विधि? जैसे ESW या लिथोट्रॉप्सी, ठीक है ना, ESW या लिथोट्रॉप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल शॉक वेव, ESW यही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल शॉक वेव या लिथोट्रॉप्सी। इसमें लेजर किरणों को शॉक वेव के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, एवं रीनल स्टोन पर आघात की जाती है जिससे स्टोन टूटकर बिखर जाता है, वह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो है ज़्यादा लोग खोजता है कि लेजर सर्जरी होता है, लेजर सर्जरी, तो यही लेजर सर्जरी वाला है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को बिना जो है ज़्यादा समस्या के जो है उस पे स्टोन पर जो है लेजर किरण डाला जाता है, जिससे जो है वो क्या होता है, स्टोन टूट जाता है और मूत्र के रास्ते से निकल जाता है, जिसमें शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। यही लिथोट्रेप्सी या ESW होता है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र के द्वारा रास्ते में कैमरा युक्त स्कोप अंदर डाला जाता है, जिसे सिस्टोस्कोप कहते हैं, एवं स्टोन को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब यह किडनी वाला स्टोन जब आकर यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, फंस जाए, या फिर यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में हो, तो वहाँ पे एक सिस्टोस्कोप कैमरा वाला जो है उपकरण को डाला जाता है मूत्र के रास्ते से, और स्टोन को खींचकर बाहर जो है निकाल दिया जाता है, समझ गए ना। तो ये सिस्टोस्कोप होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दवाई की बात करेगा तो दवाई में आप लोग ये वाला सब लिख दीजिएगा कि अगर रोगी को स्टोन फॉर्मेशन को रोकना है तो यूरेट कैलकली के लिए एलोप्यूरिनोल देते हैं, ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, अन्य स्टोन के लिए सोडा बाइकार्ब एवं सोडियम साइट्रेट देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बाकी ये सब तो सिम्टोमेटिक इलाज है, उल्टी का, दर्द का, ठीक है ना। आगे चलिए सर्जिकल प्रबंध देखते हैं। अब माय डियर, आपको पता है सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जरी होगा, सबसे पहले PCN डालना, पर क्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। तो जो PCN होता है पर क्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, ठीक है, तो ये भी किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस में। स्टोन रिमूवल सर्जरी किया जाता है या नेफ्रेक्टोमी किया जाता है, जिसमें पूरे किडनी को ही हटा दिया जाता है, समझ गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल होने से, बार बार बनने से, अगर एक बार ऑपरेशन करके निकलवा दिए स्टोन, फिर से बन गया, 2 3 है, 4 है, 5 है, मल्टीपल संख्या में है, बार बार बन रहा है, तो फिर आपके किडनी को ही जो है क्या किया जाता है, नेफ्रेक्टोमी करके हटा दिया जाता है, ठीक है।
बाकी पीसीएन डालना, स्टोन रिमूवल सर्जरी और नेफ्रोक्टोमी, ये तीनों सर्जरी होता है जिसको आपको ध्यान देकर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मेडिकल नर्सिंग दोनों बता दी है। रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या करेंगे देख लीजिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा। रोगी को साफ एवं स्वच्छ पानी पीने के लिए सलाह दें। रोगी को बीज युक्त फलों का सेवन न करने की सलाह दें। वैसा फल जिसको बीज सहित अंदर खाते हैं वैसा फल खाने को सलाह नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हो गया टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब को फल सहित इसके अंदर के जो बीज होता है उसके सहित खा जाते हैं, तो ऐसे फल नहीं खाएंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के दौरान लो सोडियम कैल्शियम और लो ऑक्जेलेट डाइट लेने की सलाह दें। अगर किसी को कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है तो उसको कैल्शियम लो लेने की सलाह दें, लो ऑक्जेलेट भी लेने की सलाह दें। कैल्शियम फॉस्फेट वाला अगर हो तो फिर लो कैल्शियम और लो फॉस्फेट डाइट देनी चाहिए। ठीक है, लेने की सलाह देंगे। 6 है यूरिक एसिड स्टोन के दौरान लो प्यूरिन डाइट देने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया है, ऊपर टोटल हिंदी पढ़ लिया तो नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है। बस इसके इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है, याद कर लेना है, कोई खास होता नहीं है। ठीक है, एक एक वर्ड का तो आंसर सब है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और यही सब 5-5 नंबर में पूछ लेता है, समझ गए ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने एक और ज़बरदस्त प्रश्न है बीपीएच। बीपीएच पूछा गया है, 5 नंबर में पूछेगा भी। बीपीएच मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जिसका प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना वही बीमारी होता है बीपीएच, समझ गए। प्रोस्टेट बढ़ जाना को ही बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि आकार में वृद्धि होना। ठीक है ना, तो वही चीज़ है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। बीपीएच होता क्या है? बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यह एक रोग है जिसमें पुरुषों की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है। क्योंकि यह प्रोस्टेट बड़ा होने पर यह क्या करता है कि मूत्र मार्ग पर अपना दबाव डालता है, समझ गए ना। क्योंकि मूत्र मार्ग के ठीक पीछे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक पीछे और ऊपर होता है, तो जिससे यह बढ़ने से मूत्र मार्ग पर प्रेशर डालता है, समझ गए ना। तो इसके लिए मूत्र जो है प्रॉब्लम करता है पेशेंट में। तो बीपीएच वाले पेशेंट को जो पुरुष में होता है, चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो पुरुष में ही होता है, तो वह प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है और मूत्र त्याग करने में पेशेंट को बहुत दिक्कत आता है या बार बार मूत्र लगता है। ठीक है ना। कारण क्या है माय डियर? अब इसके होने के कारण बहुतों सारा कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण होता है अधिक आयु। 40 वर्ष से अधिक आयु में यह देखा जाता है, खासकर मामलों में ज़्यादा एज के जो व्यक्ति होते हैं उसमें यह देखने को मिलता है, ज़्यादा सा चांसेज होता है। ठीक है ना। बार बार मूत्र का संक्रमण होना, अब आपको पता है कि मूत्र मार्ग से कनेक्ट है आपका क्या चीज़, प्रोस्टेट। तो अगर बार बार आपके यूरेथ्रा में मूत्र मार्ग में संक्रमण होगा तो जाहिर सी बातें हैं कि वह संक्रमण आपके प्रोस्टेट में भी होगा, समझ गए। कुपोषण भी इसका रीजन होता है। प्रोस्टेट पर चोट लगना, आपके प्रोस्टेट के आसपास चोट लग गया है तो यह भी कारण होगा हाइपरट्रॉफी होना प्रोस्टेट में। हार्मोन संबंधी रोग, आपके हार्मोन से रिलेटेड कोई रोग होगा तो वह भी जो है आपके प्रोस्टेट को प्रभावित कर सकता है। तो यही है अधिक आयु, बार बार मूत्र संक्रमण, कुपोषण, प्रोस्टेट पर चोट लगना, हार्मोन संबंधी रोग, यही जो है कोई खास नहीं है, 4-5 आपके इसके कारण है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए लक्षण की बात किया जाए तो अब किसी को प्रोस्टेट बढ़ने से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स आपके सामने में है। मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मतलब किसी को अगर प्रोस्टेट बढ़ा है तो उसको मूत्र त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वह मूत्र को रोकता है प्रोस्टेट। मूत्र रोकने में असमर्थ, व्यक्ति मूत्र को रोकने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, मूत्र में रक्तस्राव आ सकता है। ब्लेडर मतलब मूत्र स्राव जो है भरा भरा सा अनुभव होगा। ठीक है ना, फुलनेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। बार बार मूत्र त्याग, रात्रि में खासकर नॉक्ट्यूरिया। मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होता है, समझ गए। प्रोस्टेट का बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, प्रोस्टेट जो है आपको दिखाई भी देगा अगर प्रोस्टेट बढ़ा रहेगा बाहर से, जिसको प्रोस्टेमेगली कहते हैं। और मूत्र मार्ग में संक्रमण, तो ये सब कुछ लक्षण है। जिस लक्षण को आपको मैंने दिखाया कि मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मूत्र रोकने में असमर्थ होना, मूत्र में रक्तस्राव आना, ब्लैडर भरा हुआ यानी मूत्राशय भरा हुआ अनुभव लगना। अब मूत्र नहीं निकलेगा, कम कम निकलेगा तो मूत्राशय भरा हुआ लगेगा ही ना। बार बार मूत्र त्याग में करने का प्रयास करना, मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होना, प्रोस्टेट बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, तो ये कुछ लक्षण है जिसको मैंने आपको बताया। रही बात इसके निदान की, तो निदान है आपके सामने में है। इतिहास लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो मस्ट है किसी भी बीमारी के लिए। ब्लड सीरम के जांच में यूरिया की जांच किया जाता है, क्रिएटिनाइन का जांच किया जाता है। यह बेसिकली आपके फंक्शन देखने के लिए किया जाता है कि आपके किडनी कैसा काम कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद है प्रोस्टेट सीरम एंटीजन, PSA टेस्ट होता है। प्रोस्टेट सीरम एंटीजन PSA टेस्ट होता है, समझ गए। प्रोस्टेट सीरम एंटीजन, जिसको प्रोस्टेट का बीमारी होता है उसको PSA करवाया जाता है। उसके बाद सिस्टोस्कोपी होता है, समझ गए ना, मूत्राशय में डालकर कैमरा से जांच किया जाता है। और यहाँ पे है यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें यूरिन का कल्चर टेस्ट, रूटीन टेस्ट जो भी है किया जाता है। और इससे जो है पता किया जाता है कि पेशेंट में प्रोस्टेट किस कंडीशन में है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज़ है, निदान बता दिए। रही बात जटिलता की, कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई पेशेंट है इस पर ध्यान नहीं देगा तो उसके अंदर जटिलता क्या होगा, जटिलता ही होगा कि जो रक्तस्राव हल्का हल्का यूरिन में आ रहा है वह ज़्यादा आने लगेगा, समझ गए। मूत्राशय ऐंठन, ब्लैडर स्पाज्म, मतलब जो मूत्राशय है उसमें ऐंठन भरा दर्द होगा। मूत्र रुकना, यूरिन रिटेंशन, मूत्र बिल्कुल नहीं आएगा, रुक जाएगा। संक्रमण भयानक हो सकता है, आघात लग सकता है, पेशेंट में शॉक लग सकता है। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन, अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सब जो है आपके जटिलता है, ये जटिलता जरूर याद रखिएगा कि रक्तस्राव होना, मूत्राशय ऐंठन होना, मूत्र रुकना, संक्रमण होना, आघात लगना, मूत्र मार्ग में अवरुद्ध होना। तो ये सब कुछ डिटेल है जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जटिलता में। रही बात चिकित्सीय प्रबंध में, तो चिकित्सीय प्रबंध में कुछ दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है, डायूरेटिक थेरेपी दिया जाता है, और तीसरा में लिख लीजिएगा कुछ अन्य थेरेपी भी दिया जाता है जो प्रोस्टेट मांसपेशियों को क्या करता है, शिथिल करता है। जैसे आपको प्रोस्टे गार्ड होता है, ठीक है ना, एक होता है प्रोस्टे गार्ड होता है दवाई का नाम, वह जो है आपके प्रोस्टेट जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स करता है। रिलैक्सन के लिए दवाई भी दिया जाता है, प्रोस्टेट मसल्स को रिलैक्सन करने के लिए दवाई दिया जाता है, जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो तीसरा में क्या लिखिएगा कि मसल्स रिलैक्सेंस का भी दवाई दिया जाता है प्रोस्टेट के लिए, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। सर्जिकल प्रबंध में आपके सामने में है, एक होता है TURP, क्या आता है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, समझ गए। TURP, T फॉर ट्रांस, U फॉर यूरेथ्रल, R फॉर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। और उस ग्रंथि को मूत्र नाल से होकर अनुच्छेदन करना, समझ गए ना। और इस ग्रंथि को मूत्र नाल से होकर अनुच्छेद कर दिया जाता है, रिसेक्स कर दिया जाता है। प्रोस्टेक्टोमी, इसमें ओपन सर्जरी की जाती है एवं संपूर्ण प्रोस्टेट ग्रंथि को ही हटा दिया जाता है, इसी को हम लोग प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। तो ये हमारा सर्जिकल विधि है, ठीक है। चलिए, बाकी नर्सिंग प्रबंध है तो मैं आपको नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे PDF को, जिनको नहीं लिख पाएंगे वो अपना नर्सिंग प्रबंध लिख लीजिएगा। बाकी खुद सोचिए, किसी पेशेंट को सर्जरी होना है या सर्जरी हुआ है प्रोस्टेट का, तो आप उसका ध्यान ख्याल कैसे रखेंगे, ये तो कॉमन सी बातें हैं, यही आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, नर्सिंग मैनेजमेंट, समझ गए। तो इसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं देखेंगे, आपको जिनको नहीं लिखने हो पाएगा वो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF का रहेगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं आगे शुरू। अब यहाँ पे टोटल के टोटल इंग्लिश भी दिया गया है, BPH के बारे में, बेनाइन, ठीक है ना, BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में यहाँ पे टोटल ऊपर हिंदी था, नीचे इंग्लिश भी दिया गया है। तो जो लोग भी डियर कैंडिडेट है अपना हिंदी इंग्लिश सब में देखिए, सब में आपको काम देगा, ठीक है। चलिए, अब एक प्रश्न, मैंने बताया था कि 3 प्रश्न करेंगे, तो एक और खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने में है। प्रश्न क्या है, कहता है सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिस्टाइटिस क्या होता है, और यह सिस्टाइटिस जो है आपको कहाँ से बना है अभी पता चल जाएगा, इसके कारण, लक्षण, निदान, प्रबंध सब चीज़ बताना है। चलिए सिस्टाइटिस के बारे में देखते हैं कि सिस्टाइटिस होता क्या है। माय डियर, सिस्टाइटिस कहने का अर्थ होता है, कहीं भी अगर सिस्टाइटिस देखिएगा तो सबसे पहले तो ये समझिए, किसी भी चीज़ के अंत में अगर आपका ITIS लगा है मेडिकल में तो उसको समझिएगा कि यह इन्फ्लामेशन है, ठीक है, यह इन्फ्लामेशन है। तो ITIS का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, सूजन होना, दर्द होना, लालिमा होना, यही सब जो है आपके इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। ओके, चलिए, तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिन ब्लैडर, मतलब मूत्राशय में प्रदाह होना ही सिस्टाइटिस कहलाता है। जो यूरिन को जो स्टोर करके रखने वाला जो मूत्राशय होता है, मूत्र को स्टोर करने वाला जो मूत्राशय है, उसमें इन्फ्लामेशन होना, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन होना ही सिस्टाइटिस कहलाता है। समझिए चीज़ों को, आगे चलिए। कारण क्या है, तो कारण यही है कि पेरिनियम क्षेत्र का साफ सफाई नहीं रखना, पेरिनियम क्षेत्र का साफ सफाई नहीं रखिएगा तो ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा। यौन संबंध मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी साफ सफाई नहीं रखना, समझ गए ना। ग्राम निगेटिव जीवाणु संक्रमण जैसे E. कोली, उसके बाद है स्यूडोमोनास, ठीक है ना, स्यूडोमोनास,
कम पानी पीना, मूत्र मार्ग की सर्जरी, ठीक है ना, मूत्र मार्ग की कोई सर्जरी हुआ है, लंबे समय से कैथेटर लगा होना, निर्जलीकरण, मधुमेह, तमाम ऐसे कारण हैं जो आपके सिस्टाइटिस का बनता है। गर्भ अवस्था, अधिक उम्र, कोई जांच जैसे वैजिनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, कोई जांच भी इसका कारण बनता है। मान के वैजिनोस्कोपी, वैजिना में जो है एक यंत्र डाला गया जांच करने के लिए, और वह यंत्र जो है आपको जो है इन्फेक्ट कर दिया किसको, ब्लेडर को, तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यही सारा चीज़ है, आपके सामने मैंने टोटल दे दिया है। इसके कारण एक बार और देखिए, पेरिनियम क्षेत्र की साफ सफाई नहीं रखना, यौन संबंध बनाने के बाद भी जो है साफ सफाई ना करना, ग्राम निगेटिव जीवाणु जैसे ई कोली का संक्रमण, कम पानी पीना, मूत्रमार्ग का कोई पहले से सर्जरी हो रखा है, लंबे समय से कोई कैथेटर लगा रहा होगा तो उससे भी सिस्टाइटिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण भी हो सकता है, कारण बन सकता है, मधुमेह रोग भी इसका कारण बन सकता है, और मधुमेह रोग वाले को तो, डायबिटीज़ वाले को तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है। गर्भावस्था भी इसका कारण बन सकता है, अधिक उम्र भी कारण बनेगा, और कोई जांच जैसे वैजिनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, यह भी जो है आपके कारण बनते हैं ये सारे चीज़ होने का। ओके, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण आपके सामने में है। लक्षण है सिम्टॉम्स, सिम्टॉम्स चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको समझिए मूत्राशय में इन्फ्लामेशन है तो क्या क्या मूत्राशय से जुड़ी हुई समस्या हो सकता है। तो मूत्र त्यागने में शीघ्र और बार बार इच्छा जो है होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होना होगा, ये लिखिएगा, ये गलत है। मूत्र त्यागने में शीघ्र व बार बार इच्छा होना, मूत्र त्यागने में जलन व दर्द होना, ओके, मूत्र उत्सर्जन छिद्र पर खुजली होना चूँकि इन्फ्लामेशन है, मूत्र में रक्त आ सकता है, कमर के निचले भाग में दर्द हो सकता है, तो ये सब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है लक्षण में। मलाशय पर करापन, ठीक है ना, मलाशय पर करापन होना, रात्रि में बार बार पेशाब जाना, थकान व कमजोरी होना, जी घबराना, उल्टी होना, बुखार लगना। तो जो मूत्राशय जो ब्लेडर का इन्फेक्शन होता है जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, उनमें ये सारे लक्षण देखने जाते हैं, जैसे मूत्र त्यागने में बार बार और शीघ्र से इच्छा होना, मूत्र त्यागने में जलन व दर्द होना, मूत्र उत्सर्जन छिद्र पर खुजली होना, मूत्र में रक्त आना, कमर के निचले भाग में दर्द होना, समझ रहे हैं। मलाशय पर करापन होना, रात्रि में बार बार पेशाब जाना, थकान, कमजोरी, जी घबराना, उल्टी होना, बुखार, ये सारा के सारा देख सकते हैं उसी से रिलेटेड है, मूत्र से ही रिलेटेड है, समझ गए। निदान की बात करेगा माय डियर, तो निदान में हिस्ट्री टेकिंग सभी में होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन सभी में होगा। बाकी रह गया तो यूएसजी भी होता है, मूत्र परीक्षण भी किया जाएगा, रक्त परीक्षण भी किया जाएगा, सिस्टोस्कोपी और यूरेथ्रोस्कोपी दोनों होगा। अब देखिए सिस्टोस्कोपी से प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन जब आपका एक समस्या आ जाए सिस्टाइटिस का तो उसमें सिस्टोस्कोपी किया भी जाएगा और यूरेथ्रोस्कोपी, दोनों में से कोई, ठीक है। तो ये हो गया निदान। चिकित्सीय प्रबंध की बात करेगा तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देते हैं, समझ गए, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, एंटीमेटिक ड्रग देते हैं उल्टी को रोकने के लिए, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देते हैं एवं अधिक मात्रा में द्रव लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया चिकित्सीय प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध आपके सामने में है यहाँ पे। अब इन्फ्लामेशन है तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लामेशन होने पर काट के हटा देंगे हम मूत्राशय को ही, ये गलत है, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध में आपके सामने है, रोगी को अधिक से अधिक लिक्विड लेने को कहे, मरीज को हर 2 से 3 घंटे में मूत्र त्याग के लिए प्रेरित करे, मरीज को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखने की सलाह दे, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, मरीज को इंटेक आउटपुट चार्ट तैयार करने के कहें कि कितना पानी पिया और कितना मूत्र त्याग किया, यही इंटेक आउटपुट चार्ट होता है। आवश्यक होने पर मरीज का डायपर भी उपलब्ध कराना चाहिए, ओके। मरीज का बिस्तर साफ सुथरा रखना चाहिए, मरीज के कपड़े प्रतिदिन बदलने चाहिए, मरीज के आसपास साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखनी चाहिए। तो 5 नंबर में 10 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो एनेस्थेसिया को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हर एक सर्जिकल प्रोसेस से पहले यह एनेस्थेसिया जो है लगाया जाता है मरीज को, ठीक है। एनेस्थेसिया को हिंदी में हम लोग निश्चेतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निश्चेतक बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनेस्थेसिया का मतलब होता है क्या, चलिए देखते हैं पहले एनेस्थेसिया होता क्या है। माय डियर, एनेस्थेसिया जो होता है यह एक दवाएं होते हैं जो शरीर में संवेदनाओं को समाप्त करता है, मतलब शरीर में यह सेंसेशन मतलब क्या होता है, अनुभूति, मतलब मालूम पड़ना। तो जो आपको संवेदना होता है किसी चीज़ को देने पर जो आपको अनुभव होता है वो संवेदना को यह क्या करता है, समाप्त करता है, सेंसेशन को समाप्त करता है, जिससे होता यह है कि आपका बॉडी में सुन्नपन उत्पन्न होती है, ठीक है। यह सुन्नता व्यक्ति में अचेतना या बेहोशी के साथ भी उत्पन्न की जा सकती है। एनेस्थेसिया जो होता है व्यक्ति में किसी को भी अगर एनेस्थेसिया लगाया जाता है तो एनेस्थेसिया जो है आपको संवेदना को समाप्त करता है। संवेदना मीन्स कहा जाए सेंसेशन को समाप्त करता है, अनुभूति को समाप्त करता है, ठीक है।
एवं सुनपन उत्पन्न करता है, सुनता उत्पन्न करता है। ठीक है, यह जो सुनपन जो उत्पन्न किया जाता है मीन्स एनेस्थेसिया जो दिया जाता है, यह अचेतन या बेहोशी के साथ भी जो है उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब है कोई बेहोश पेशेंट है, चोट लगा है, चोट लगा है, बेहोश पेशेंट है, उसे सर्जरी करना है, तो बेहोशी हालात में भी जो है हम उसे एनेस्थेसिया दे सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। रोगी को किसी भी प्रकार के सर्जरी से पूर्व दवाओं के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न करना ही एनेस्थेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है कि संवेदनाओं को समाप्त करना, संवेदनाओं को लॉस करना, ख़त्म करना। ठीक है, अब आपके बॉडी में संवेदना जिस भी जगह से समाप्त किया जाएगा वहाँ पे सुन्नपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सुन्न हो जाएगा, आपको कुछ संवेदना पता नहीं चलेगा। सुई भी चुभ होएगा तो वह भी जो है आपको पता नहीं चलेगा, काटेगा फिर भी नहीं पता चलेगा। यानी वहाँ पे पूर्णतः एक प्रकार से कहा जाए तो निर्जीव टाइप से हो जाता है। ठीक है, एकदम सुन्न हो जाएगा बॉडी। जिस भी जगह पर एनेस्थेसिया लगाया जाएगा वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, सेंसेशन संवेदना समाप्त हो जाता है, जिससे वहाँ पे सुई चुभ होएगा या वहाँ पे चीरा लगाएगा तो ना पेन होगा, ना आपको पता चलेगा कि हाँ हमको चीरा लग रहा है या सर्जरी हो रहा है। ठीक है, यही आपका एनेस्थेसिया होता है। इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक एजेंट कहलाती हैं। अब ये जो होता है एनेस्थेसिया अलग अलग माध्यम से दिया जाता है। एनेस्थेसिया जो दिया जाता है दवाई के माध्यम से उसे हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। तो उम्मीद है एनेस्थेसिया के बारे में समझ में आ गया होगा। एनेस्थेसिया का मतलब होता है सुनपन उत्पन्न करना। ये सुनपन उत्पन्न जो है दवाई के माध्यम से देकर जो है सुनपन उत्पन्न किया जाता है। ये बेहोशी के हालात में भी सुनपन उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब सुनपन कहने का मतलब है सेंसेशन को समाप्त करना, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एनेस्थेसिया के प्रकार आता है। एनेस्थेसिया के प्रकार में आपका लोकल एनेस्थेसिया होता है, जनरल पूरे शरीर को प्रभावित करना या बेहोश करना जिसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं, और मेरुदंड यानी स्पाइनल एनेस्थेसिया या इसी को हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यह 3 प्रकार का एनेस्थेसिया होता है, जनरल, लोकल एंड रीजनल। ठीक है, क्षेत्रीय। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला आता है माय डियर यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया मीन्स स्थानीय निश्चेतक, स्थानीय एनेस्थेसिया। तो ये जो लोकल एनेस्थेसिया है, लोकल एनेस्थेसिया कहने का मतलब होता है लोकल। लोकल मतलब स्थानीय, मतलब लोकल जगह पर। ठीक है, तो शरीर के जिस भाग को सुन्न उत्पन्न करना हो, सुनपन करना हो, उसके लिए स्थानीय एनेस्थेसिया वहाँ पे लगाए जाते हैं। यह शरीर के सीमित लिमिट क्षेत्र को प्रभावित करता है। लोकल एनेस्थेसिया एजेंट उस क्षेत्र की पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। स्थानीय एनेस्थेसिया देने के लिए निम्न एजेंट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए होता ये है, एनेस्थेसिया जब लगाया जाता है ना, ये एनेस्थेसिया लेप के रूप में भी हो सकता है, मतलब क्रीम के रूप में भी, जेली के रूप में, ये इंजेक्शन के भी माध्यम से हो सकता है, यह जो है इनहेल मतलब श्वसन के जरिए भी जो है दिया जा सकता है। तो इसका अलग अलग जो है एजेंट होता है। अब ये देखना पड़ता है कि कौन इंजेक्शन के रूप में है, कौन जेली के रूप में है, कौन इनहेलर के रूप में है। ठीक है, और किसका काम कहाँ पे है हम लोग पढ़ेंगे यही प्रकार। ठीक है ना, तो जो लोकल एनेस्थेसिया होता है, देखिए लोकल जो एनेस्थेसिया लगाया जाता है तो यह कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको क्षेत्र के लिए नहीं लगता है। ठीक है ना, यह लिमिटेड, यह सीमित क्षेत्र में जो है यह काम करता है। यह जो है सीमित एरिया को प्रभावित करता है और जिस भी जगह पर अप्लाई करना हो, सुनपन उत्पन्न करना हो, तो वहाँ के जो नर्व होता है, तंत्रिका होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब मान गए हमको ब्रेन को सिग्नल कौन देता है, नर्व ही ब्लॉक को सिग्नल देता है। तो मान गए चीरा लगता है तो नर्व तो पूरे बॉडी पार्ट में जाल सा बिछा हुआ है जो हमारे दिमाग को जो है सिग्नल देता है कि हाँ बॉडी के किस पार्ट में क्या हो रहा है। तो जो ये नर्व होता है इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब इस नर्व का जो सिग्नल होता है इसको यह बंद कर देता है एनेस्थेसिया, जिससे उस जगह पर जो नर्व होता है ब्लॉक होने से कोई जो है सिग्नल दिमाग के पास नहीं जा पाता है। और जब दिमाग के पास सिग्नल नहीं जाएगा मतलब आपको उस अंग में कुछ भी कीजिए, दिमाग में कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है, पता चलेगा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना, दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यह पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। स्थानीय एनेस्थेसिया देने के लिए कौन कौन से एजेंट का उपयोग किया जाता है देख लीजिए। सबसे पहला होता है जाइलोकोन, हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन, प्रोकेन, एमेथोकेन। देखिए जितना भी केन वाला होगा वह सब लोकल एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये केन वाला सब जो है आपको लोकल एनेस्थेसिया होता है।
लोकल एनेस्थेसिया का ही इस्तेमाल जो है जेली के रूप में हम लोग जो है जो एनजी ट्यूब लगाते हैं उसमें करते हैं, कैथेटर लगाते हैं उसमें करते हैं। तो ये सब जो है आपको कुछ लोकल एरिया जिस जगह को थोड़ा मोड़ा क्षेत्र में प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखिएगा, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, एमिथाकेन, बहुत सारे केन वाला होगा, वो सब आपके लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होगा। ओके, ये हो गया। अब इसका उपयोग का जो प्रकार होता है, देखिए इसका उपयोग का जो प्रकार होता है, स्थानीय लेपन, इसमें सर्जरी क्षेत्र पर लेप किया जाता है। मान के हल्का सा चीरा लगाना हो थोड़ा सा एरिया में, तो उस एरिया में जो है आपको स्थानीय क्षेत्र पर इसको जो है लेप के तरह, क्रीम के तरह लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोकैन 4%, ठीक है ना। तो जितने भी केन वाला होता है वो लगा देते हैं। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होता है, इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जाइलोकोन। इसमें होता है इनफिल्ट्रेशन, मतलब इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर चोट फोट पड़ गया है और उसको सिलना है, स्टिच करना है, तो ऐसे करने पर दर्द होगा। तो यह जो है लोकल एनेस्थेटिक जो है इंजेक्शन में सिरिंज में डालकर और जो है उस आसपास के एरिए में जो है स्किन में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पर सूनपन उत्पन्न किया जा सके, ठीक है ना। छठा है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि इसमें शरीर के जिस भाग में चीरा लगाना है उस भाग में या फिर जो भी दर्द वाला प्रोसीजर करना है तो उसके लिए उस निकट भाग में हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट को प्रवेश कराते हैं, ठीक है ना। मान के शरीर के जिस भी भाग में स्टिच करना हो या सर्जरी लगाना हो या कोई ऐसे प्रोसीजर करना है जिससे दर्द उत्पन्न हो, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से उस जगह के पास में जो है आसपास यह एनेस्थेटिक एजेंट को जो है क्या करते हैं, लगा देते हैं और फिर जो है वह दर्द पेनफुल प्रोसेस के शुरू करते हैं, तो मरीज को पता नहीं चलता है। तो ये आपका जो है होता है लोकल फील्ड ब्लॉक, ठीक है। डी होता है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया जो है आपको यह रीजनल एनेस्थेसिया में भी आता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी अंग की नर्व में सप्लाई एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे पूरा अंग संवेदनहीन हो जाता है। जैसे हाथ की शल्यक्रिया में कंधे पर नर्व में एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। तो ये नर्व ब्लॉक जो होता है ये आपको नर्व को ब्लॉक कर देता है। जैसे जितना भी, जैसे हाथ में नर्व है और वह अगर पूरे हाथ के साइड में अगर देंगे तो पूरे हाथ के साइड का जो है नर्व को ब्लॉक कर देगा, वह थोड़ा क्षेत्र में नहीं करेगा, वह पूरा क्षेत्र को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए इसे रीजनल क्षेत्र में रखा गया है नर्व ब्लॉक को। क्योंकि आप मान गए, आप जानते हैं सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व सबसे बड़ा नर्व है ना, जो आपके कूल्हा से लेकर नीचे पैर तक गया हुआ है। तो होता यह है कि मान के अगर हम एक जगह पर अगर उस सियाटिक नर्व में दे देंगे तो वह पूरे नर्व को ब्लॉक कर देगा, उस साइड के पूरे नर्व को, क्षेत्र को, रीजन को ब्लॉक कर देगा। तो यह नर्व ब्लॉक जो होता है यह जो है आपके रीजनल एनेस्थेसिया का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा आता है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया कहने का मतलब है कि समान बेहोशी, या इसी को हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर को बेहोश करने वाला जो एनेस्थेसिया दिया जाता है वो जनरल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है। जब रोगी को संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन करना हो, मतलब अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति को पूरे शरीर को ही बेहोशी करना हो तो रोगी को बेहोश किया जाता है, इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थेसिया को निम्न प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया कहा जाए तो पूर्ण बेहोशी कर देता है मरीज को, पूरे शरीर को संवेदनहीन कर देता है। और पूरे शरीर को बेहोशी जब कर देता है तो आप बॉडी के साथ कुछ भी कीजिए, चीर फाड़ कुछ भी कीजिए, मरीज को कुछ पता नहीं चलता है, न मरीज देख पाएगा, न देख सकता है, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो सेंस होता है उसको लॉस कर देता है, ठीक है ना। तो ये बेहोशी के हालात ला देता है। इसका देने का जो माध्यम होता है आईवी के मार्ग से दिया जा सकता है, ठीक है, इंट्रावेन के माध्यम से। इसमें आईवी के द्वारा एनेस्थेटिक एजेंट को डाला प्रवेश किया जाता है। आईवी द्वारा लिक्विड फॉर्म में यह होता है, जैसे थियोपेंटल सोडियम 2.5%, मीडाजोलम, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफोल, ये सब जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है। और यह पूरे बॉडी को आईवी, चूँकि आईवी जो होता है ये तो देने के बाद पूरे बॉडी में असर करता है, तो इसलिए यह आईवी के माध्यम से दिया जाता है ताकि पूरे बॉडी को सेंसेशन लॉस किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, थियोपेंटल सोडियम, मीडाजोलम, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफोल, ठीक है। आगे है इनहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है यह भी, अगर मान के हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन का तो रास्ता एक ही ना है, नाक के जरिए ले लिए तो पूरे बॉडी में हमको ऑक्सीजन मिल जाता है, पूरे बॉडी में जो है चला जाता है। तो हम किसी ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट जो सूंघने
से जो है बेहोशी आता है तो वह जो है इनहेलर एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को ब्रीदिंग मास्क यानी श्वसन मास्क या ट्यूब के द्वारा अथवा ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। ठीक है, इसे देने से पहले रोगी को कुछ मात्रा में आईवी सीडेटिव देते हैं, आईवी सीडेटिव देते हैं, इससे बेहोशी उत्पन्न होती है। इनहेलेशन एनेस्थेसिया में प्रयुक्त कुछ दवा है जैसे हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, सेवेलोफ्रून, ये सब जो है आपको इनहेलर एनेस्थेसिया है जो ऑक्सीजन जो देते हैं उस माध्यम से आप दे सकते हैं। ब्रीदिंग मास्क या ट्यूब की एनजी ट्यूब के द्वारा या श्वसन के जरिए। ईथर तो हम सुखा देने से ही जो है बेहोश हो जाता है आदमी। ठीक है ना, तो पहले जो सर्जरी होता था तो उसमें जो एनेस्थेसिया देता था वो सुंघा देने से ही बेहोश हो जाता था आदमी। ठीक है ना, और जो आपको ट्रेन वगैरह इधर उधर देखते सुनते हुए कि रुमाल झाड़ देता है या सुंघा देने से आदमी बेहोश हो जाता है, तो यही इनहेलर ही होता है। रुमाल में रखे रहेगा, आके सामने झाड़ देगा, आप सामने वाला उसको सूंघ लेता है, सांस ले लेता है, वो अंदर चला जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसका सामान लेकर फरार हो जाता है। ठीक है, तो यही इनहेलर एनेस्थेसिया होता है। याद रखिएगा, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, सेवेलोफ्रून। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार से जनरल होता है, चूँकि जो पूरे बॉडी में जाकर इफेक्ट डाले तो उसमें इनहेलर और आईवी दो ही आता है जनरल में। ठीक है, अब आता है तीसरा अपना जो है रीजनल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया। ठीक है, अब ये रीजनल एनेस्थेसिया जो होता है यह आपके शरीर के एक विशेष भाग पर केंद्रित होता है। यह सर्जरी के दौरान आपके हाथ, पैर, पेट, छाती की दीवार जैसे शरीर के विशिष्ट भागों में दर्द को रोकता है। देखिए, रीजनल जो होता है ना, क्षेत्रीय, जैसे हाथ में दे दिए तो पूरा हाथ को सुन कर देगा। ठीक है, पैर में दे देंगे तो पूरा पैर को सुन कर देगा, पेट में देंगे पूरा पेट को सुन कर देगा। ठीक है, छाती में देंगे पूरा छाती को सुन कर देगा। मतलब यह जो है रीजन अपने क्षेत्र के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। जबकि लोकल में क्या होता है कि लोकल में अगर सिर्फ उंगली को अगर सुन करना है तो सिर्फ उंगली में अप्लाई कर देंगे तो सिर्फ वो हाथ के एक उंगली को ही जो है सुन करेगा। अगर हथेली के किसी भाग को सुन करना है तो सिर्फ उतने ही भाग को सुन करेगा। ठीक है, यह पूरे हाथ को नहीं ले लेगा। लेकिन रीजनल में क्या होता है कि यह पूरे हाथ में करेंगे तो पूरे हाथ को सुन कर देगा। यह जो है अपने क्षेत्र में आने वाले सभी नर्व को ब्लॉक कर देगा, इसीलिए इसे रीजनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी एनेस्थेसिया का तो मतलब ही है कि दर्द वगैरह को जो है ख़त्म करता है, लॉस ऑफ सेंस करता है। तो रीजनल एनेस्थेसिया में दो होता है, एक एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एक स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जब स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेसिया प्रविष्ट कराया जाता है तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है, एक एपिड्यूरल जो है भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड के, उस एपिड्यूरल में अगर एनेस्थेसिया डालते हैं तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं। ओके, आगे है स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया कहने का मतलब होता है कि जब स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्केनोइड स्पेस, ये भी एक क्षेत्र होता है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड में जो सब आर्केनोइड स्पेस होता है इसमें एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है तो इसे स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थेसिया देने के लिए किस जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो सब आर्केनोइड। ठीक है, इसमें ही जो है हम प्रविष्ट कराते हैं तो इसे स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थेसिया सुरक्षित होता है तथा यह रोगी में बेहोशी भी उत्पन्न नहीं करता है, फिर भी इस दौरान रोगी में निम्न जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। स्पाइनल एनेस्थेसिया सुरक्षित होने के साथ में कुछ जटिलता भी करता है, जैसे सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी होना, हाइपोटेंशन, रक्तचाप में कमी होना और एलर्जी होना। तो ये सब जो है, और साथ में पैरालिसिस भी इसका जटिलता मान गए। चूँकि जो स्पाइनल होता है, व्यक्ति इसी स्पाइनल के जरिए व्यक्ति खड़ा हो पाता है, मूवमेंट कर पाता है। ठीक है ना, चल पाता है स्पाइनल के जरिए ही। स्पाइनल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाएगा तो व्यक्ति को ज़िंदगी झंड हो जाएगा, ना वो सही से खड़ा हो पाएगा, नहीं चल पाएगा सही से, वो हमेशा बेड पे ही पड़ा रहेगा। तो स्पाइनल से पैरालिसिस भी हो जाता है अगर जटिलता, अगर सही से स्पाइनल में अगर संवेदना उत्पन्न नहीं हुआ और सर्जरी चालू हो गया तो आपके इसका जटिलता होता है कि हेडेक, नौसिया, उल्टी होना, रक्तचाप, कमी, एलर्जी होना और पैरालिसिस होना। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपका यह नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और यह काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक होता है, अगर इसमें सही से नहीं प्रोसीजर किया गया तो ये आपको पैरालिसिस वगैरह भी ला सकता है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, क्या पढ़ाया, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के 3 प्रकार, कौन कौन, लोकल, जनरल, रीजनल। लोकल में कौन है, लोकल में आपका कोई खास प्रकार नहीं है। ठीक है, लोकल मीन्स लोकल। ठीक है, लोकल में देने का अलग अलग माध्यम है, लेब के माध्यम से दे सकते हैं, इंजेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सब देने का माध्यम था, जो भी प्रकार आप लोकल में देखें वो सब देने का माध्यम था, उसका प्रकार नहीं था।
दूसरा हम लोग जनरल एनेस्थेसिया देखे हैं, पूर्ण रूप से बेहोश करना। इसमें पूरे बॉडी को ही बेहोश हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो इसमें आईवी के माध्यम से या इनहेलर के माध्यम से हो सकता है। रीजनल एनेस्थेसिया पे चाहे एपिड्यूरल में लगाइए या फिर स्पाइनल में लगाइए, यही इसका 2 प्रकार है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया। एनेस्थेसिया का मतलब होता है सुनपन उत्पन्न करना, लॉस ऑफ सेंस, यानी वहाँ उस जगह पर सेंसेस को ख़त्म कर देना, सेंस को ख़त्म कर देना। यानी आपके दिमाग में सिग्नल उस जगह के बारे में नहीं जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वहाँ का नर्व ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक होता है? क्योंकि वहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट अप्लाई किया हुआ है या लगाया गया है, जिसे वह नर्व को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रेन में सिग्नल दिमाग में नहीं जा पाता है, नॉलेज नहीं हो पाता है, जिससे हमको वहाँ पे चीरा हो, स्टिच लगे, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसका इस्तेमाल सर्जरी के समय बहुत ज़्यादा किया जाता है, सर्जरी से पहले, ठीक है ना। या कोई भी दर्द वाला पेनफुल प्रोसीजर किया जाता है, वहाँ पे एनेस्थेसिया हर हाल में उपयोग किया ही जाता है, वरना पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।